हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः नीलेश कुमार गुप्ता आपके सामने एक नया महत्वपूर्ण जो एक एक अंक की क्वेश्चन है, जो इस वर्ष कुछ आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर मैं एक वाले नंबर की चर्चा करता हूं। इनको आप एक बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है परीक्षा में वो क्वेश्चन आए एक नंबर वाले और आपसे क्वेश्चन बन जाए। सिर्फ आपको पढ़ते जाना है, वीडियो को देखते जाना है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ सकते हैं। ये बता दूं, आपको पहले ही बताया था, जो 23-24 में क्वेश्चन आए हैं वो कुछ रिवीजन होते हैं, लेकिन 25 के आए हुए क्वेश्चन एमपी बोर्ड 26 के पेपर में रिवीजन नहीं होंगे। 26 वाले क्वेश्चनों को आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे पहली बात है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति होती है। मैं बात कर रहा हूं विद्युत ऊर्जा को जब यांत्रिक ऊर्जा बदलते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है यंत्र के रूप में जो ऊर्जा हमारी उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं मोटर। उसको क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। यानी आएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति का क्या नाम है या युक्ति है? तो युक्ति आएगी मोटर। ये आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदलने को मोटर। दूसरी बात है एक परतंत्र में मानव है। परतंत्र आप जानते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है, वह आपका इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो परितंत्र में मानव है, यानी मानव आप जान रहे हैं प्रत्येक चीजों का, चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो। आपको मालूम है परतंत्र के जो घटक होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। उसमें हमको महत्वपूर्ण है जो परतंत्र में मानव अपना है, वह मानव कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। वो उत्पादक भी खाता है और उपभोक्ता जो होते हैं, जो दूसरे का उपभोग करते हैं, वह भी मानव खाता है। इसलिए मानव को सर्वाहारी माना गया है। यदि यह है तो आपको सर्वाहारी लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड, हमने आपको परसों वीडियो में बताया, ध्यान हो आपको। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है और इसे हम चूना कहते हैं। चूना, जो चूना की ढेले होते हैं वो चूना है। और कैल्शियम ऑक्साइड चूंकि कैसे बनाइए, कैल्शियम की जो बैलेंस होता है वो बताया मैंने आपको, 2 प्लस का ऑक्साइड 2 माइनस का है। ये दोनों आपस में घटेंगे और घट करके सूत्र बनाता है CaO, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी जल से क्रिया होती है। जल का सूत्र आपको मालूम है H2O होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कहता कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वह होती ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। शोषी का मतलब है जल को अपनी ओर अवशोषित करने का। जो चूना का डेला होता है, आपने देखा होगा, जब उसे पानी डालते हैं तो तगड़ा करके वह जलता है। यानी ये जलेगा तो ऊष्मा का क्या कर रहा है? वो अवशोषण कर रहा है। यानी जल से जो अभिक्रिया होती चूने की, तो चूना या कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्मा शोषी। और ये बना देता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह भी आता है, कभी कभी आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर हमको इसको बैलेंस करना है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये क्रिया जो होती है वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छे से ध्यान रखिएगा। श्वसन एक प्रक्रिया है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, ये परीक्षा के लिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण भी आता है, अभी हम चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, ये क्वेश्चन भी होता है। और श्वसन क्रिया को समीकरण समझाइए। और एक क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित समझाइए। तो ये चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसमें कभी वन लाइनर का बता रहा हूं मैं आपको। श्वसन की प्रक्रिया उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है। फिर कहता है अमीबा में किस विधि द्वारा जन्म होता है? अमीबा में जो जन्म होता है वो होता है द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा अमीबा क्या होता है? द्विभागों में विभाजित। तो मान लीजिए अमीबा ये है आपका, इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती, और जब ये जन्म करता है तो ये 2 भागों में ऐसे बढ़ जाता है। पुष्प विभाग इसके 2 भाग टूट जाते हैं और अलग अलग अमीबा तैयार हो जाते हैं। तो द्विखंडन के द्वारा अमीबा जन्म करता है, ये आपको ध्यान रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण होता है जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं, तो वो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है, मीन्स अनंत होती है। या तो इन्फिनिटी आपको ध्यान रखें, इंग्लिश से देख लें, क्योंकि पेपर इंग्लिश से अलग होता है, हिंदी से अलग होता है। यदि आपको कुछ शब्दों में डाउट हो
तो उसके इंग्लिश शब्द जरूर देखें। बच्चे क्या करते हैं, हिंदी वर्ड देख लिया, उनको कोई शब्द समझ में नहीं आया तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं, तो उसका बगल में इंग्लिश दी होती है, इंग्लिश शब्दों को भी जरूर देखने का प्रयास करें। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आप क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी मीन्स अनंत लिखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक, ये भी आपने पढ़ा है विद्युत में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक ये होता है ओम। ये आपके ओम का नियम भी एक कोर्स में है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, तो ये आपको ओम का नियम भी अच्छे से पढ़ना है। ओम का नियम भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा आपसे। तो प्रतिरोध का मात्रक पूछता है तो क्या लिखोगे आप, ओम लिखोगे। अब बात आती है अगले की, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये पुरुष में पाया जाता है। टेस्टो हार्मोन का जो स्राव होता है वो कहां से होता है, वृषण से यानी किडनी से होता है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। अगली बात आती है, दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मीन्स कि उनमें एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात में मिलने वाले दो या दो से अधिक धातुएं मिले, और चाहे दो या दो से धातुएं या अधातुएं मिले, इनका समांगी मिश्रण हमेशा मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु भी परीक्षा में आता है, ये क्वेश्चन भी कभी आता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किन्हीं दो या किन्हीं चार मिश्र धातुओं के नाम लिखकर उनके अवयव या घटक लिखिए, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो मिश्र धातु का भी परीक्षा में आता है, तो अवयव के रूप में हम लिख सकते हैं, 3 तो मिश्र धातुओं के नाम लिख 4 ठो, और उनके घटक लिख दो, उनका परसेंटेज लिख दो। ये क्वेश्चन भी मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। तो दो या दो से अधिक धातुओं को जो समांगी मिश्रण होता है उसे कहते हैं मिश्र धातु। बात आती है सिरके में अम्ल होता है, सिरका आप सभी जानते हैं, सिरके में जो अम्ल होता है वो कहलाता है हमारा एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो भी आप नोट कर सकते हैं, इसे CH3COOH। अब ध्यान करिएगा, मैंने आपको IUPAC नाम पढ़ाए थे, IUPAC में मैंने बताया था कि CH3COH को क्या कहते हैं, इसको भी बता दूं आपको, यह भी परीक्षा में बहुत आता है कि IUPAC नाम निम्नलिखित दे देगा, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए, तो IUPAC नाम में कुछ शब्द आता है और उसके IUPAC नाम को देखो, बता दूं इसको मैं आपको, ये CH3COH है, CH3COOH, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन संख्या कितने हैं, 2 है, यदि कभी याद है एक नंबर में एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए, तो CH के 2 हैं, 2 में हम पढ़ते हैं एथेन, क्या पढ़ते हैं मैंने बताया था, 2 कार्बन में जब 2 कार्बन होते हैं तो हाइड्रोकार्बन श्रेणी में इसको पढ़ते हैं एथेन, और जब COOH लगा होता है तो इसके अंत में IUPAC लाते ओइक अम्ल, ये उसने चर्चा भी की, तो ओइक अम्ल की हम मात्रा लगाएंगे और इसका नाम बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें बन जाएगा एथेनोइक। क्यों बना, क्योंकि कार्बन यहां पर 2 है, 2 कार्बन होने पर जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो एथेन बनता है, और CH को अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल पढ़ते हैं, जिसका नाम बनेगा एथेनोइक अम्ल। एक और बता दूंगा आपको, यदि सिर्फ आया, ये भी बहुत आता परीक्षा में, SCOH का नाम लिखिए, तो नाम लिखिएगा तो मैंने उस दिन ही बताया था, इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लें, सामान्य नाम इसका है एसिटिक अम्ल, और इसका सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल, इसको जरूर नोट कर लें, ये परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, और स्टूडेंट्स इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जब कार्बन 1 होगा तो एक कार्बन जो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं मेथेन, ये सही जोड़ नहीं कर सकता, वन लाइनर में एक नंबर में एक वाक्य में उत्तर में भी आ सकता है, ये खाली स्थान में भी आ सकता है, ये विकल्प के रूप में भी आ सकता है, ये सत्य सत्य के रूप में भी आ सकता है। आप ध्यान रखिएगा, इसका कहोर लिख दे कि CH3COH को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, तो आपको सत्य में क्या लिखना पड़ेगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसको एथेनोइक कहते हैं, मेथेन तो नहीं कहते। इसका नाम मेथेन है एक कार्बन में, इसमें कोई जोड़ देंगे, जिसका नाम बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा बच्चों, मेथेनोइक। एक बताऊंगा और मैं आपको, मान लो यहाँ गया C2H5COH, अब थोड़ा देख लें, इसको कहते हैं कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1 और 2 कितने हो गए, 3, और 3 में क्या पढ़ते हैं, 3 में हाइड्रोकार्बन होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में पुनः जोड़ देंगे ओइक अम्ल, तो नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है
कि किन्हीं 4 अम्लों के या कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम लिखते हुए उनके IUPAC नाम लिखे, तो आपको ये लिख देना है। और इसका सामान्य नाम होगा प्रोपियानिक अम्ल, वो भी लिख देता हूं। सामान्य भी आते हैं, प्रोपियानिक अम्ल कहते हैं इसको। स्टूडेंट जरूर ध्यान रखना है कि चूंकि 4 आते हैं तो 3 तो मैंने बता दिया, 1 2 और ये 3 एक और देख लो। यदि यहाँ पे आ जाए CH3COH, अभी कई साल पहले आया था और फिर से आने की उम्मीद है। 3 कार्बन ये हैं, 1 कार्बन ये है, तो पहले जान जाओ इसका सामान्य नाम कहते हैं इसको ब्यूटरिक अम्ल। क्या कहते हैं? इसका सामान्य नाम है ब्यूटरिक अम्ल। और कार्बन की 3 और 1 की 4, 4 में कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? मैंने उस दिन आपको बताया था, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में ओइक जोड़ेंगे तो नाम बनेगा इसका ब्यूटेनोइक अम्ल। देखो 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 1 नंबर वाले भी हो गए और 4 नंबर का भी हो गया। 4 नंबर में क्या आएगा? किन्हीं 4 कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम लिखते हुए उनके IUPAC नाम लिखिए। यदि IUPAC पूछे तो ये वाले लिखना है, और यदि आपके सामान्य पूछे तो ये वाले लिखना है। ध्यान लो, सामान्य में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सामान्य है, ये सामान्य है और ये सामान्य है। और ये आपके IUPAC, मैं बड़े पुस्तक के अंदर कर रहा हूं, ये कहलाते हैं IUPAC नाम। क्या कहते हैं इनको? IUPAC। कभी कभी 1 नंबर में आता IUPAC का पूरा नाम। तो इस पूरा नाम भी आपको बता दूं, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड मैं लिख दूं यहाँ पे हिंदी से, इंग्लिश से लिख दूं, क्योंकि 10वीं बच्चे इंग्लिश थोड़ा कमजोर होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, मैं हिंदी से लिख रहा हूं, आप कैसे लिखना है? प्योर एंड, क्योंकि आप इंग्लिश के लिखेंगे हो सकती स्पेलिंग गलत हो जाती है, आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर है तो नंबर पूरा मिलता है या फिर 0 मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री। इस तरह से आप लिख देंगे, कोई भी नंबर काटने वाला आपका नहीं है। एप्लॉयड है ये, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये कभी हिंदी में कभी नहीं लिखा जाता कि शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन प्रणाली, ऐसा हम नहीं लिखते। जबकि हिंदी में क्या लिखते हैं? अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन प्रणाली, रसायन कहलाता है। ये नहीं लिखना है, इसका पूरा नाम पूछता है। तो चाहे इंग्लिश वाले, यदि बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश से लिखते हैं, इंग्लिश से लिख दूं मैं आपको, इंग्लिश वाले देख लें, ये भी देख लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यदि बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, स्पेलिंग गलत नहीं होती, तो ये नाम लिखना, ये बहुत अच्छा है। बच्चे यदि इंग्लिश में कमजोरी, यदि इंग्लिश की स्पेलिंग हो सकता है कि लगे हमारी स्पेलिंग में गलत हो जाए, तो फिर आपको ऐसा लिख देना है। कभी कोई ना तो इसमें नंबर कटेगा, उसमें तो कटने का चांस ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार से नंबर नहीं कटता, क्योंकि आपने यही तो लिखा है। भले इंग्लिश नहीं लिखा तो क्या होगा? ये 1 नंबर में परीक्षा में आते हैं, तो इनको जरूर आपको ध्यान रखना है। इनको आप नोट भी कर लेना वीडियो से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया तो आपकी जो बनती है वो नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं इसमें आपको कुछ सही जोड़ी बता रहा हूँ। सही जोड़ी में आपको बता दूं कैसे आती है और कैसे लिखते हैं बच्चे। सही जोड़ी में क्या करते हैं बता देता हूँ मैं आपको। मान लो इसमें लिख दिया कि जोड़ी मिलान कीजिए, इस तरह लिख दिया आ और इस तरह लिख दिया बा। तो जैसे यहाँ पे आगे चर्चे हम लिख रहे हैं, यहाँ लिखा हमने मान लो मास्टर ग्रंथि, क्या लिखा? मास्टर ग्रंथि। और यहाँ हमने लिखा मादा हार्मोन। मैं बता रहा हूँ अधिकतर लड़के जो गलतियां बहुत करते हैं, कैसे करते हैं गलतियां, उनमें नंबर भी करते हैं बच्चों पे। यहाँ मान लो हमने लिख दिया मेंडल, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं यहाँ बोर्ड में लिख के आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ लिख दिया मान लो सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ। और यहाँ हमने लिख दिया मान लो 5वें नंबर पर विभवांतर, मान लो हमने लिख दिया विभवांतर। फिर यहाँ लिख दिया मान लो 6वें नंबर पर
प्रबल अम्ल। मैं बहुत सारी लिख रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा में 6 ही आती, इससे ऊपर नहीं आती है, लेकिन मैं ज्यादा लिख रहा हूँ आपका, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो परीक्षा में आए वो आपको लिखना है। मान लो हमने 8 नंबर लिख दिया यहाँ पे जाइलम, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। अब मैं इसके सामने जो जोड़ी परीक्षा में आती है उनको चर्चा करता हूँ। पहला यहाँ लिख दिया मान लो मैंने गोल्ड, दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे मान लो HCl, दिख रहा होगा आपको। तीसरा यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। चौथा मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुचालक। पांचवा मान लो मैंने 5 के सामने 5 में लिख दिया मान लो यहाँ पे आनुवांशिकी के नियम, आनुवांशिकी के नियम। ये सब पढ़ा है आपको, ये सब पता होगा, क्योंकि परीक्षा का समय है, ये सब आपको पता होंगे, लेकिन बताना जरूरी है। और आप यदि मेरा वीडियो देखेंगे, वीडियो ही बैठ के लेटे लेटे ही देखते रहेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और 7वां मान लो लिख दिया मैंने विद्युत, 8वां मैंने यहाँ लिख दिया आपको प्रकाश किरण, प्रकाश किरण लिख दिया मान लो। ये मैंने महत्वपूर्ण आपकी जोड़ियां लिख दी। अब बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से मान लो बच्चों ने क्या किया, उठा करके और उनने सीधे सीधे चिन्ह लगा देते हैं कि चिन्ह लगाया, और चिन्ह में ही वो मान जाते हैं कि यहाँ पर, और मान लो एक और लिख दी मैंने यहाँ पे यूज। ये बस सोचिए कि यहाँ 8 स्तर 9 हो, जो सही हो वही आपको लिखना है। तो 1 साल पहले 2 साल पहले तक ऐसे ही आता था, लेकिन अब तो क्या हुआ, पेपर वालों ने सुधार किया है, जितनी इस तरफ होंगी उतनी ही इस तरफ आएंगी। तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ ऐसा नीचे लगा, ये ऐसा बच्चे परीक्षाओं में कराते हैं, इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं करना आपको। यदि आपको अच्छे नंबर खींचना है, ये लाइनें आपको स्टूडेंट्स ध्यान के, ये लाइनें आपको नहीं खींचना, आपको इस तरफ पहले आकर के उतार लेना है, और फिर इसके सामने आपको सही लिखना है। ये तो मैंने पेपर बताया इस तरह से आएगी, अब इनकी सही क्या है वो जान जाओ, मैं इनको मिटा रहा हूं, इनके सामने सही लिखूंगा, इनके सामने क्या इनके सही है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले लिखा है मास्टर ग्रंथि, मैंने यहां कहीं लिखा था, आप ध्यान करें, मास्टर ग्रंथि क्या होती है आपको पता है, पीयूष, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरा में यहां लिखा है मादा हार्मोन, अभी नीचे मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। ये बिल्कुल उसके सामने सही सही लिख दीजिए, जब सही सही लिखेंगे तो आपकी इसमें गलतियां नहीं होंगी। मान लो हमने लिखा मेंडल, मादा हार्मोन हो गया, मेंडल लिखा, तो मेंडल में यदि आता है प्रभाविता का नियम या स्वतंत्र विवरण के लिए वो लिख सकते हो, नहीं तो मान लो आ गया तो यहाँ आप लिखेंगे आनुवांशिकी के नियम। मेंडल क्या दिए थे, आनुवांशिकी के नियम। ये नहीं आता, आनुवांशिकी के नियम में एक आता है प्रभाविता का नियम, क्या आता है, प्रभाविता का नियम या स्वतंत्र विवरण का नियम, वो भी आए तो वो लिख सकते हैं। अगला है आपका सरल रेखी पथ। तो सरल रेखी किसमें होती है, जो प्रकाश किरण होती है वो हमारी होती है प्रकाश किरण, ये लिखा था सब आपको, ये होती है सरल रेखीय पथ। अब विभवांतर का मात्रक मैंने नीचे ही बताया है, और आपको ध्यान भी रखना है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। अब बात आती है प्रबल अम्ल, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है HCl, लिखकर आए तो अच्छी चीज है, और नहीं तो आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हिंदी से, तो ये भी आप लिख सकते हैं। लिख दो यहाँ पे, मैं लिखे देता हूं, आपको नोट इसको करने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको मालूम है हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं कहेंगे, क्योंकि कम की बात हो रही है, जब अम्ल की बात होती है तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब बात आती है धातु कैसी होती है, ये मैंने परसों पढ़ाया था आपको, कल पढ़ाया शायद, धातु धातु में अंतर। धातु कैसी होती है, विद्युत हो और चाहे ऊष्मा उनकी सुचालक होती है, तो धातु के आगे लिखना है सुचालक। अब बात आती है आपका क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, क्या करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन। तो फ्लोएम हो गया, फ्लोएम ऊपर की ओर चला, लेकिन जल से जो नीचे की ओर उसमें चूंकि कैपिलरीज लगी होती हैं, और कैपिलरीज से जल ऊपर की ओर आता है जो जड़ों को मिलता है, तो जाइलम का कार्य होता है कि इसको ऊपर की ओर खींचना और पूरे पौधे को क्या देना, जल प्रदान करना।
जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक पौधे भोजन नहीं बना पाते। कि भोजन बनाने का मेन कार्य क्या है, वह क्रिया कहलाती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। जिसमें महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन ये तो आता ही आता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समीकरण से समझाइए। तो बहुत अच्छी परिभाषा बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत लिखते हैं। इसमें गलत क्या लिखते हैं, इसमें गलतियां ये लिख देते हैं, सही परिभाषा नहीं लिखते। आपको ये लिखना है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश एवं सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश होगा इस प्रकाश से लिख दो, या फिर आप लिख दो प्रकाश या मैंने बताया है, प्रकाश या सूर्य की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल, आपको मालूम है पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, वो कहलाता क्लोरोफिल। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अकार्बनिक पदार्थ दो होते हैं, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया पानी। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के, ये कार्बनिक पदार्थ अभी थे अकार्बनिक इंग्रेडिएंट नहीं, मतलब इसको लेकर के बनाने वाले जो पदार्थ होंगे वो कहलाता कार्बनिक। और कार्बनिक पदार्थ में ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होगा तो इसमें मुक्त होती है हमारी ऑक्सीजन। पेड़ पौधे ने हमको ऑक्सीजन दी और वही ऑक्सीजन हमारे जीवधारी लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी से क्रिया करके कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें आपको प्रक्रिया लिख दो, तो CO2 H2O से क्रिया होगी। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और यहाँ लिखेंगे हम क्लोरोफिल। ये ध्यान रखिए, बहुत आदमी पर इसलिए बता दे रहा हूँ आपको, ये साल आने आना पर साल नहीं चुकी है। हरे पेड़ पौधे जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये क्रिया करेंगे और यहाँ बना देंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6 और ये फलस्वरूप क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस। और ये लगाएंगे आप तीर का चिन्ह ऊपर की ओर, चूंकि ये गैसेज है तो ये गैसेज के अंदर रखाएगा। तो यहाँ कार्बन के कितने 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। हम सबसे पहले 12 के लिए यहाँ लगाएंगे अपन 6, तो 6 दूनी यहाँ क्या हो गए 12 हो गए, नहीं हो गए। अब कार्बन भी कितने हैं 6, तो 6 हम यहाँ भी लगाएंगे ना, तो ये हो गए 6 दूनी 12, 6 क्या हो गए 18 क्या हो गए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए 6 तो है और 12 के लिए लगाना पड़ेगा, तो 6 ऑक्सीजन सामने भी लगा देंगे। ये आपके 12 ये हो गए, 6 ये 18। इस तरह से आपने समीकरण लिख दिया है, तो आपको नंबर काटने वाला कोई नहीं है। इसके लिए आप लिख भी सकते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ, एक कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी। यहाँ लिख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ जो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बनिक पदार्थ हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और ये आपका इस तरह का एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये आपको वीडियो देखना है और देख करके आपको इसको लाइक सब्सक्राइब करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।